हेलो एस्पिरेंट्स, आई एम आभास माथुर। अपन इस चैनल पर पढ़ रहे हैं यूपीएससी के करंट अफेयर्स, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं 2026 के प्रीलिम्स के लिए, और मेंस में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे ये सीरीज। आज ये सीरीज का अपना ये 5th पार्ट है। इसमें भी अपन 5 टॉपिक्स कवर करेंगे जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यूपीएससी के लिए। आइए देखते हैं। पहला अपना आज का टॉपिक है मौरा मल्टीपर्पस रिजर्वायर। देखो, इस मौरा मल्टीपर्पस रिजर्वायर से तो सीधा सवाल आ जाएगा कि ये कौन से स्टेट में बिलोंग करता है। ये मेघालय में है। ऑप्शन दे देंगे, मणिपुर में है, मिजोरम में है, त्रिपुरा में है। अब आपको लगेगा मणिपुर में इतना ज्यादा क्लैशेस चल रहा है तो कहीं ये मौरा वही तो नहीं है क्या? यूपीएससी ऐसे सवाल पूछ रहा है? नहीं, आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। मौरा मल्टीपर्पस रिजर्वायर मेघालय में है। कहां पर है मौरा मल्टीपर्पस रिजर्वायर? मेघालय के ईस्ट खासी हिल्स में है। ईस्ट खासी हिल्स में है। आप ऐसे याद रख लो, खास खास के मर गए मौरा है। तो इतनी खांसी आएगी, मर गए, मर गए। ठीक है, ऐसे याद आ जाएगा आपको। मौरा मल्टीपर्पस रिजर्वायर मेघालय के ईस्ट खासी हिल्स में है। The project serves as a model for integrated water resources management and community-driven environmental conservation efforts. ये प्रोजेक्ट एक इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट का प्रोसेस है, कम्युनिटी ड्रिवन है, एनवायरमेंटल कंजर्वेशन के लिए ये एफर्ट्स लगाता है। मेजर ऑब्जेक्टिव्स क्या है इस प्रोजेक्ट के? कंजर्व करना रेन वाटर, रिचार्ज करना ग्राउंड वाटर, रिजनरेट करना स्प्रिंग्स को, रिस्टोरिंग द कैचमेंट एरिया, रिहेबिलिटिंग माइन स्पॉइल्ड लैंड। जो लैंड माइन से खराब हो जाती है ना, उसको रिहेबिलिट करना, कैचमेंट एरिया को रिस्टोर करना, जो छोटे मोटे तालाब हैं उन्हें रिजनरेट करना, रिचार्ज करना ग्राउंड वाटर को, कंजर्व करना रेन वाटर को। देखो, ये जो लिखे हैं ना मेजर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस प्रोजेक्ट, मेंस में भी आपको ऐसे ही ऑब्जेक्टिव्स लिखने हैं, चाहे वो किसी भी प्रोजेक्ट के लिए पूछे जाए, क्योंकि मोर और लेस ये लगभग सेम ही होते हैं। एक दो अलग पॉइंट होते हैं, वो आपको उस प्रोजेक्ट के स्पेसिफिक में लिखने होंगे। ठीक है, प्रीलिम्स की मेंस की तैयारी सबकी साथ ही होती है। मौरा मल्टीपर्पस रिजर्वायर कहाँ है? मेघालय में, ईस्ट खासी हिल्स में। यही सफिशिएंट है। आता है थर्माइट के बारे में। थर्माइट होता क्या है? थर्माइट देखो, मिक्सचर होता है एल्यूमिनियम का और आयरन ऑक्साइड का। ठीक है, थर्माइट दो चीजों से बना होता है, एल्यूमिनियम से और आयरन ऑक्साइड से। आयरन ऑक्साइड और एल्यूमिनियम से थर्माइट बनता है, ये बात आपको याद रखनी है। जब अपन थर्माइट को जलाते हैं ना, तो ये सेल्फ इग्नाइटिंग रिएक्शन शुरू करता है, ये खुद से ही जलता रहता है। और थर्माइट में अगर आग लग जाए ना, तो उसे बुझाना बहुत मुश्किल हो जाता है, या मतलब ना के बराबर ही हो जाता है। When ignited, it produces a self-sustaining reaction that makes it impossible to extinguish. ठीक है, एक बार आपने थर्माइट को जला दिया तो वो जलता ही रहेगा, जलता ही रहेगा। कितनी ही कोशिश कर लो, वो जलता रहेगा। देखो, थर्माइट isn't banned internationally, but using incendiary weapons in civilian areas, it is prohibited by the UN's Convention on Certain Conventional Weapons. देखो, अब सवाल आ सकता है कि थर्माइट क्या बैंड है इंटरनेशनली? नहीं, थर्माइट इंटरनेशनली बैंड नहीं है। ठीक है, थर्माइट इंटरनेशनली बैंड नहीं है, पर ये सिविलियन एरियाज में आप यूज नहीं कर सकते, इससे वेपन वगैरह नहीं बना सकते, सिर्फ रिसर्च पर्पस के लिए ये अलाउड है। ठीक है, थर्माइट इंटरनेशनली बैंड नहीं है, पर ये सिर्फ रिसर्च पर्पस के लिए अलाउड है, बाकी सारे सिविलियन पर्पस के लिए ये अलाउड नहीं है। देखो, ये काम कैसे होता है, मतलब आग बुझती कैसे नहीं है? जो एल्यूमिनियम होता है ना थर्माइट में, वो एक्ट करता है रिड्यूसिंग एजेंट की तरह, और आयरन ऑक्साइड एक्ट करती है ऑक्सीडाइजर की तरह। अपन ने देखा थर्माइट दो चीजों से बना होता है, एल्यूमिनियम और आयरन ऑक्साइड से बना होता है। एल्यूमिनियम तो एक्ट करता है रिड्यूसिंग एजेंट की तरह, और आयरन ऑक्साइड एक्ट करती है ऑक्सीडाइजर की तरह। ठीक है, ये एक हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, जनरेट्स इंटेंस हीट बट डज नॉट एक्सप्लोड। देखो, थर्माइट की एक ये खासियत है कि ये हीट बहुत ज्यादा डेवलप करता है, पर ये फटता नहीं। ये फटता नहीं है। ये हीट तो बहुत ज्यादा डेवलप करता है, पर ये फटता नहीं है। ये हीट तो बहुत ज्यादा डेवलप करता है, पर ये फटता नहीं है। ठीक है, ये बात याद रखनी है।
ये सेल्फ सस्टेनिंग रिएक्शन होती है। वंस इग्नाइटेड इट डज नॉट रिक्वायर एक्सटर्नल ऑक्सीजन। देखो आग को ऑक्सीजन की जरूरत होती है, पर थर्माइट को जलने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती। ये प्रोड्यूसेस मोल्टन मेटल यूजफुल फॉर वेल्डिंग एप्लीकेशन। ठीक है, ये प्रोड्यूस करता है थर्माइट मोल्टन मेटल मेटल जो इंपॉर्टेंट होता है वेल्डिंग एप्लीकेशंस के लिए। थर्माइट के एप्लीकेशंस क्या है? रेलवे, वेल्डिंग, मेटल कटिंग, रिपेयर, मिलिट्री से प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल्स। जहां पे हमें बहुत ज्यादा हीट की जरूरत हो, पर वो बहुत ज्यादा हीट का सोर्स फटे नहीं, कोई डैमेज नहीं पहुंचाए, वहां थर्माइट को यूज करा जाता है। ठीक है। देखो अब इसमें से क्या क्या सवाल बन सकते हैं। थर्माइट किसका मिक्सचर होता है? थर्माइट मिक्सचर होता है एल्यूमिनियम का और आयरन ऑक्साइड का। ये सेल्फ सस्टेनिंग रिएक्शन लेता है। एक बार इसमें आग लग जाए तो इसे एक्सटर्नल सोर्स ऑफ ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती जलने के लिए, ये खुद से ही जलता रहता है और इसको बुझाना बहुत ज्यादा इम्पॉसिबल हो जाता है। ठीक है, पर थर्माइट फटता नहीं है। ये बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस करता है पर ये फटता नहीं है। थर्माइट दो चीजों से बना होता है, एल्यूमिनियम से और आयरन ऑक्साइड से। एल्यूमिनियम एक्ट करता है रिड्यूसिंग एजेंट की तरह और आयरन ऑक्साइड एक्ट करता है ऑक्सीडाइजर की जगह की तरह। ठीक है, ये प्रोड्यूस करता है मोल्टन मेटल को जो यूजफुल होता है वेल्डिंग एप्लीकेशंस के लिए। इसकी एप्लीकेशंस क्या है थर्माइट की? रेलवे वेल्डिंग, मेटल कटिंग, रिपेयर, मिलिट्री यूज या प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल्स। ये इंटरनेशनली बैंड नहीं है, पर ये इसका बहुत रेगुलेटेड होता है। आप इससे वेपन वगैरह नहीं बना सकते, आप सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजों की तरह यूज कर सकते हैं इसे, आप सिविलियन एरियाज में यूज नहीं कर सकते। यही है थर्माइट। इसके अलावा थर्माइट से कुछ भी नहीं पूछेंगे। अब अपन आते हैं फिस्कल हेल्थ इंडेक्स पे। देखो, फिस्कल हेल्थ इंडेक्स ये कौन निकालता है? ये नीति आयोग निकालता है। फिस्कल हेल्थ इंडेक्स कौन निकालता है? नीति आयोग निकालता है। क्यों निकालता है? टू थ्रो लाइट ऑन फिस्कल स्टेटस एट द सब नेशनल लेवल एंड गाइड पॉलिसी रिफॉर्म्स फॉर सस्टेनेबल एंड रेजिलिएंट इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, सब नेशनल लेवल पे पॉलिसी गाइड करने के लिए, रिफॉर्म लाने के लिए, सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए, रेजिलिएंट इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए निकालते हैं। फिजिकल हेल्थ इंडेक्स वही है कि राज्यों की स्थिति कैसी है, उनकी फिजिकल हेल्थ कैसी है, उनमें पैसा कैसा घूम रहा है, उनकी इकोनॉमी कैसी चल रही है, क्या वो ग्रोथ की तरफ जा रही है, क्या वो ग्रोथ सस्टेनेबल है, क्या वो रेजिलेंट ग्रोथ है। उनकी पॉलिसी को गाइड करने के लिए भी ये बनाया जाता है सब नेशनल लेवल पे। फिजिकल हेल्थ इंडेक्स को नीति आयोग निकालता है। इसके भी कुछ सब इंडेक्स होते हैं, यहाँ से सवाल बनता है। पहले तो सवाल बन सकता है कि फिजिकल हेल्थ इंडेक्स क्यों निकाला जाता है? टू थ्रो लाइट ऑन फिजिकल स्टेटस एट द सब नेशनल लेवल एंड गाइड पॉलिसी रिफॉर्म्स फॉर सस्टेनेबल एंड रेजिलिएंट इकोनॉमिक ग्रोथ। ये ऑब्जेक्टिव है फिजिकल हेल्थ इंडेक्स का। फिर पूछ सकते हैं सब इंडेक्स क्या है इसके? क्वालिटी ऑफ एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू मोबिलाइजेशन, फिजिकल प्रूडेंस, डेप्थ इंडेक्स, डेप्थ सस्टेनेबिलिटी। मतलब सब इंडेक्स का मतलब होता है कि इन इन चीजों पे मायने रखता है, कि इन इन चीजों पे इवेल्युएशन होता है, फिर स्कोर आता है, फाइनल स्कोर आता है। ठीक है, क्या है वो मेजर सब इंडेक्स? क्वालिटी ऑफ एक्सपेंडिचर, कि जो एक्सपेंडिचर कर रहे हैं वो उसकी क्वालिटी क्या है। जो हम पुल बना रहे हैं खर्चा करके, उस पुल की क्वालिटी क्या बन रही है, हम कितना खर्चा कर रहे हैं हर सेक्टर पे। रेवेन्यू मोबिलाइजेशन, जो रेवेन्यू आ रहा है वो सही से आ रहा है, स्ट्रीमलाइन फ्लो से आ रहा है, कैसे आ रहा है। फिजिकल प्रूडेंस, डेप्थ इंडेक्स, कि हमारा डेप्थ कितना है, डेप्थ के सस्टेनेबल डेप्थ है उसका स्टेट का। ठीक है, ये देखो फिजिकल हेल्थ इंडेक्स में नीति आयोग निकालता है इसको, और ये स्टेट्स के बारे में जानता है कि स्टेट्स की फिजिकल हेल्थ कैसी है। फिजिकल हेल्थ इंडेक्स के बारे में बात करता है। इसके मेजर सब इंडेक्स है क्वालिटी ऑफ एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू मोबिलाइजेशन, फिजिकल प्रूडेंस, डेप्थ इंडेक्स और डेप्थ सस्टेनेबिलिटी। पांच इसके सब इंडेक्स होते हैं। अब देखो, ये स्टेट्स को क्लासिफाई करता है चार कैटेगरीज में उनके स्कोर के बेसिस पे। इन पांच सब इंडेक्स से वो एक स्कोर बनाते हैं, फिर स्कोर के बेसिस पे क्लासिफाई करते हैं उन स्टेट्स को। देखो, जिन स्टेट्स का स्कोर 50 से ज्यादा होता है उन्हें अचीवर कहा जाता है। जिन स्टेट्स का स्कोर 40 से 50 के बीच में होता है उन्हें फ्रंट रनर कहा जाता है। मतलब 40 से ज्यादा है और 50 तक है, मतलब 50 इंक्लूडिंग है, तो उसे फ्रंट रनर कहा जाता है। जिन स्टेट्स का स्कोर 25 से ज्यादा है और 40 के इक्वलेंट तक है उन्हें परफॉर्मर कहा जाता है। और जिन स्टेट्स का स्कोर इक्वलेंट टू 25 या उससे लेस है उन्हें एस्पिरेशनल कहा जाता है। देखो मोटा मोटा याद रख लो, अचीवर, फ्रंट रनर, परफॉर्मर और एस्पिरेशनल। 25 तक तो एस्पिरेशनल है, 25 से 40 तक परफॉर्मर है, 40 से 50 तक फ्रंट रनर है और 50 के ऊपर अचीवर है। ठीक है, ध्यान में रखना ये चार कैटेगरीज, यहां से भी सवाल आ सकता है।
देखो 2025 के इंडेक्स में टॉप परफॉर्मर कौन है, बहुत शॉकिंग है टॉप परफॉर्मर। अचानक से आपको दिमाग में नहीं आएगा, आपको महाराष्ट्र तमिलनाडु कर्नाटक ही आता रहेगा, गुजरात आ जाएगा ज्यादा से ज्यादा। पर टॉप परफॉर्मर है उड़ीसा, छत्तीसगढ़, गोवा, झारखंड। ठीक है, टॉप परफॉर्मर कौन है, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, गोवा, झारखंड। फिजिकल हेल्थ इंडेक्स में से कहाँ कहाँ से सवाल आ सकता है, इसको रिलीज कौन करता है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसके मेजर सब इंडेक्स क्या है, ये स्टेट्स को किन चार कैटेगरीज में क्लासिफाई करता है, वो चार कैटेगरीज कौन सी है, उनका क्या रेंज है, और टॉप परफॉर्मर कौन है, क्योंकि बहुत ज्यादा अजीब से टॉप परफॉर्मर आए हैं, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, गोवा, झारखंड। तो ये बात याद रखनी है आपको। इसके बाद अपना आता है खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड। देखो जो भी मिनरल्स होते हैं ना, वही बैकबोन होते हैं इस देश के। क्रिटिकल मिनरल्स होते हैं, स्ट्रैटेजिक मिनरल्स होते हैं। क्योंकि आप देखो सब कुछ तो मिनरल से ही बनता है, लैपटॉप की बैटरी भी मिनरल से ही बनती है किसी ना किसी, हर चीज मिनरल से बनती है, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री उस पे बेस्ड है, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री उस पे बेस्ड है, हर चीज ही मिनरल्स पे बेस्ड है। तो मिनरल्स होते हैं बैकबोन ऑफ द इंडस्ट्री। पर जरूरी तो नहीं है कि सारे मिनरल्स इंडिया में ही मिले। काफी सारे मिनरल्स जो बहुत क्रूशियल है ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए, वो इंडिया के बाहर मिलते हैं। तो बाहर से हम लाएंगे तो बहुत ज्यादा ड्यूटी वगैरह देनी पड़ती है, बहुत दिक्कत होती है, कोई देश दे रहा है नहीं दे रहा है। तो भारत सरकार ने क्या करा है, एक कंपनी ही बना ली है मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के अंडर। उस कंपनी का नाम है खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड। ठीक है, कैसे बनाई है ये कंपनी, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड बना ली है काबिल। आप देखो, एक बहुत काबिल इंसान को ही हम भेजेंगे ना, तुम विदेश से मिनरल्स निकाल के ला रहे हो, क्रिटिकल और स्ट्रेटेजिक मिनरल्स निकाल के तुम ला रहे हो विदेश से, तो तुम तो बहुत काबिल हो। तो काबिल ही नाम है उस कंपनी का, खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड। ये मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के अंडर आती है, फॉर्म हुई थी कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर। इट इज फॉर्म टू एंश्योर सप्लाई साइड एश्योरेंस ऑफ क्रिटिकल एंड स्ट्रेटेजिक मिनरल्स एंड मिनरल सिक्योरिटी ऑफ द नेशन। ठीक है, मिनरल सिक्योरिटी ऑफ द नेशन को मेंटेन करने के लिए, सप्लाई साइड एश्योरेंस बनाए रखने के लिए क्रिटिकल और स्ट्रेटेजिक मिनरल्स में, इसलिए इसको बनाया गया था। काबिल का मैंडेट क्या है, एक बार ये भी देख लो। देखो अभी करंट अफेयर्स में क्यों जरूरी है, क्योंकि अर्जेंटीना में ना कुछ लिथियम ब्लॉक्स एक्वायर करे थे काबिल ने, कि वहां पे काबिल माइनिंग वाइनिंग कर सकता है, इसलिए न्यूज में है। तो अपन काबिल के बारे में पढ़ रहे हैं। मैंडेट क्या है काबिल का, टू आइडेंटिफाई, एक्सप्लोर, एक्वायर, डेवलप, माइन, प्रोसेस, प्रोक्योर स्ट्रेटेजिक मिनरल्स आउटसाइड इंडिया फॉर सप्लाइंग प्राइमरली to India to meet domestic requirements due to its non or less availability in the country and giving a big push to make in India। वही है, सारा काम करता है काबिल। आइडेंटिफाई करना कि दुनिया के कौन से हिस्से में मिनरल है, एक्सप्लोर करना उसको, फिर उस जगह को एक्वायर करना, फिर डेवलप करना, माइन करना, प्रोसेस करना, प्रोक्योर करना स्ट्रेटेजिक मिनरल्स को आउटसाइड इंडिया, ताकि इंडिया की डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करे। ठीक है, मेक इन इंडिया प्रमोट हो सके, भारत देश की तरक्की हो सके, ये काम है काबिल का। ठीक है, आप समझ ही रहे होंगे। इट इज फॉर्म्ड इन कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री एग्जिस्टिंग कंपनीज। ये नहीं कि सारे रिक्रूटमेंट वगैरह हो गए काबिल में, तीन कंपनीज जो भारत सरकार की माइनिंग डिपार्टमेंट के अंडर चल रही थी, उन्हीं को मिलाकर काबिल बनाया है कंपनीज एक्ट 2013 के तहत। वो तीन कंपनीज कौन सी है, एच सी एल, नालको और MECL। एच सी एल है हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, नालको है नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, और MECL है मिनरल एक्सप्लोरेशन एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड। 40% इसमें स्टेक है हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड का, 30% इसमें स्टेक है नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड का, 30% इसमें स्टेक है मिनरल एक्सप्लोरेशन एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड का। तो ये बातें याद रखनी है आपको। ठीक है, 40-30-30 का शेयर है। काम क्या है, मिनरल ढूंढ के लाना बाहर से, सारा मैंडेट है, ढूंढना, मैनेज करना, डेवलप करना, माइन करना, प्रोक्योर करना, इंडिया तक लाना, जिससे भारत देश की तरक्की हो सके स्ट्रेटेजिक मिनरल से। ये फॉर्म करी गई थी इंश्योर सप्लाई साइड एश्योरेंस ऑफ क्रिटिकल एंड स्ट्रेटेजिक मिनरल्स एंड मिनरल सिक्योरिटी ऑफ द नेशन में। ये मिनिस्ट्री ऑफ माइंस में आती है, कंपनी एक्ट 2013 में बनी है। काबिल काबिल आदमी को ही भेजेंगे हम मिनरल लाने। ठीक है, और कोई सवाल इससे बनता ही नहीं है। आखिरी आज का टॉपिक है ओथ ऑफ MP।
देखो जब आप सांसद बनते हैं, जब आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनते हैं, तो आपको ओथ लेनी होती है। ठीक है। ओथ किससे लेनी होती है सांसद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने की? प्रेसिडेंट से। पर आपने देखा होगा 2024 के इलेक्शन के बाद तो सारे सांसद ओथ ले रहे थे, पर प्रेसिडेंट तो वहां थे ही नहीं। हाँ, तो एक क्लॉज है कि आपको ओथ लेनी होती है प्रेसिडेंट से, या उस पर्सन से जिसको प्रेसिडेंट ने अपॉइंट करा हो। ठीक है। कौन ओथ दिलाता है एमपीस को? प्रेसिडेंट के सामने ओथ लेनी होती है, या फिर उस पर्सन के सामने जिसको प्रेसिडेंट ने अपॉइंट करा हो। आर्टिकल 99 deals with oath of office of member of parliament to be subscribed before president or some person appointed by him. The forms of oath are provided in the third schedule. देखो अपन ने जब शेड्यूल था कॉन्स्टिट्यूशन वाली वीडियो बनाई थी, वो जाके देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है वो। तो थर्ड शेड्यूल में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की ओथ के बारे में बताया गया है। Before taking oath, MPs must submit their election certificate to the Lok Sabha Secretariat for verification. This ensures that only duly elected representatives take the oath. देखो जब इलेक्शन के रिजल्ट आते हैं, तो हर कैंडिडेट को एक सर्टिफिकेट देता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कि आप इस सीट से जीत गए। तो इनको वो सर्टिफिकेट जमा कराना होता है लोकसभा के सेक्रेटेरिएट में, ताकि सही आदमी ही ओथ ले। और देखो, एन एमपी हु फेल्स टू टेक ओथ और अफर्मेशंस इज नॉट परमिटेड टू टेक देयर सीट, पार्टिसिपेट इन डिबेट्स, वोट और रिसीव सैलरी। ठीक है। अगर आप ओथ नहीं लेंगे तो आप एमपी नहीं बनेंगे। अगर आप एमपी नहीं बने, ओथ नहीं लिया आपने, तो फिर आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते डिबेट में, वोट नहीं कर सकते, सैलरी भी नहीं मिलेगी। तो ओथ लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। Attempting to do so without taking the oath can lead to fine and declaration of the seat as vacant. अगर आप ये सब कर रहे हैं, आप लोकसभा के अंदर जा रहे हैं, राज्यसभा के अंदर जा रहे हैं, पार्लियामेंट के अंदर जा रहे हैं बिना ओथ लिए, तो आप डिबेट्स में पार्ट ले रहे हैं, आप वोट कर रहे हैं, आप सैलरी ले रहे हैं, तो आप पे बहुत तगड़ा फाइन हो जाएगा। और फाइन के साथ साथ आपको वो सीट से वेकेंट भी डिक्लेयर कर दिया जाएगा। ठीक है। अब देखो, आपने देखा होगा काफी सारे अपन एमपीस को देखते हैं, वो अपनी रीजनल लैंग्वेज में भी ओथ ले रहे होते हैं। तो ओथ कौन सी भाषाओं में ली जा सकती है? ओथ इंग्लिश में और भारत की 22 शेड्यूल लैंग्वेजेस में ली जा सकती है। ओथ इंग्लिश में और 22 शेड्यूल लैंग्वेजेस में ली जा सकती है। आप देख रहे हो, कोई ओडिया में ले रहा है, कोई संथाली में ले रहा है, ऐसे ऐसे ना, तो वो न्यूज बनती है, काफी पॉपुलर होती है। तो वहां से सवाल बना सकता है यूपीएससी। ठीक है। देखो, आर्टिकल 99 डील करता है ओथ ऑफ ऑफिस ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट टू बी सब्सक्राइब बिफोर प्रेसिडेंट और सम पर्सन अपॉइंटेड बाय हिम। थर्ड शेड्यूल में प्रोवाइडेड है इसके बारे में चीजें। एमपी को सर्टिफिकेट जमा करना पड़ता है पार्लियामेंट की सेक्रेटेरिएट में। ठीक है। तो ये सब जरूरी बातें हैं। कहाँ कहाँ से सवाल बन सकते हैं? ओथ कौन सी लैंग्वेज में ली जा सकती है? इंग्लिश में ली जा सकती है ओथ, और 22 शेड्यूल लैंग्वेजेस में ली जा सकती है ओथ। अब इसमें देखो, आर्टिकल 104 है, ये पेनल्टी के बारे में बात करता है अगर कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बिना ओथ के हाउस में जा रहा है तो। आर्टिकल 104 प्रोवाइड्स अ पेनल्टी फॉर मेंबर इफ ही शी इन द हाउस विदाउट द ओथ। अगर आपने ओथ नहीं लिया और आप घुस गए हाउस में, तो आप पे पेनल्टी लग जाएगी, ये बोलता है आर्टिकल 104। आर्टिकल 99 तो ओथ के बारे में बताता है, आर्टिकल 104 पेनल्टी के बारे में बताता है अगर आप बिना ओथ लिए हाउस में जा रहे हैं तो। ठीक है। अब देखो, इसमें कुछ ना कुछ एक्सेप्शंस भी है। अगर किसी इंडिविजुअल को मिनिस्टर बना दिया जाता है, मतलब ऐसा होता है ना, जैसे मिनिस्टर बनने के लिए आपको मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट होना उस दिन जरूरी नहीं होता। आप अगर आज की तारीख को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है, तब भी आपको मिनिस्टर बना दिया जा सकता है, विद अ क्लॉज कि आपको 6 महीने के अंदर कहीं ना कहीं से लोकसभा या राज्यसभा से एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की सीट जीतनी है। ठीक है। और आप उस 6 महीने तक की टाइम पीरियड में आप पार्लियामेंट की मीटिंग्स में पार्ट ले सकते हैं, पर आप वोट नहीं कर सकते। ठीक है। तो ये एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन टू दिस रूल, एन इंडिविजुअल कैन बिकम अ मिनिस्टर विदाउट बीइंग इलेक्टेड टू पार्लियामेंट एंड ही शी कैन टेक पार्ट इन प्रोसीडिंग्स ऑफ द हाउस विदाउट हैविंग पावर टू वोट। जैसे जयशंकर जी थे, उनको 2019 में बना दिया गया था ना विदेश मंत्री, फॉरेन मिनिस्टर। तब वो कहाँ थे? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। फिर उन्होंने 6 महीने के अंदर कहीं ना कहीं से और राज्यसभा से जीत कर आए, फिर जाके वो बने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, फिर वो वोट दे पा रहे थे। तो 6 महीने, जब तक वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं बने थे, इनको 6 महीने के अंदर मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट बनना पड़ता है। तो 6 महीने तक ये पार्ट ले सकते हैं प्रोसीडिंग्स में, पर ये वोट नहीं कर सकते। ये कैच है, एक्सेप्शन है इस रूल का। थैंक यू। आप बताएं, ये लेक्चर आपको कैसा लग रहा है? क्लियर हो रहे हैं? अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही है?
आपके थॉट्स खुल रहे हैं क्या? अब आप कोई भी चीज देखें ना, आप घर के सामने चलती हुई गाड़ी ही देखें, तो उससे सोचे कि इस गाड़ी के एग्जॉस्ट से क्या निकल रहा है, क्या धुआं है, धुएं में क्या क्या होता है, क्या पता एनवायरनमेंट में सवाल आ जाए यूपीएससी में। तो आप अपने माइंड को स्ट्रांग करें, डेवलप करें, हर चीज को ऑब्जर्व करें, इंक्वायर करें, ठीक है, और पढ़ते रहे, और बताएं कि ये लेक्चर कैसे लग रहे हैं आपको। थैंक यू।